हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो पता ही होगा आपको, अभी जो सेशन चल रहा है इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई से प्रैक्टिस पेपर आए हैं। अब की बार पैटर्न चेंज हुआ, उनकी वजह से प्रैक्टिस पेपर जो आए हैं बोर्ड के लिए, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया था, सेकंड सॉल्व कर लिया था, थर्ड भी सॉल्व कर लिया था, और ये ऑप्शनल भी सॉल्व कर लिया था, फोर्थ भी सॉल्व कर लिया था, फिफ्थ भी सॉल्व कर लिया था, सिक्स्थ भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से अगर आपको इसकी क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई क्वेश्चन देखना है तो वीडियो का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से जाके आप क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले स्पेस बना लूँ, देखूँ क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन of two variable has a unique solution. What type of line will it represent? What type of line will its graph representation? तो ग्राफ में इसको क्या रिप्रेजेंट, किस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा, तो इसको देखते हैं। 2 लाइन्स है ना एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन है, लाइन ऑफ पेयर intersect each other at a point। और ग्राफ पे किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा इस तरीके का मिलेगा, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन ये होगा, जो ये यहाँ पे मैं अलग कलर से, येलो कलर से करके दिखा देता हूँ डॉट। एक मिनट, ये वाला, ठीक है, इस तरीके का मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ, वीडियो की क्लियरिटी थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी मुझे, तो आई होप शायद वो स्क्रीन के ऊपर था। ठीक है, क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसका जो 7 का जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये 7 में ही है, ठीक है, 7 में ही है, तो इसको कर लेते हैं एक बार। 7 for 3x minus 7 एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो इसको कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे है ना, ठीक है, नीचे ही कर लेते हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, इसको x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये है, या इसके नीचे ही कर लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा कि 7 का सॉल्यूशन है। यहीं एक मिनट, ठीक है, मैं समझ में तो आ जाएगा। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन 7 और वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और इक्वेशन है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10। अब y को इन द टर्म ऑफ x लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x। तो इसमें क्या करा है, y को इसी साइड रहने देंगे जिस साइड है ये, क्योंकि माइनस का है और इसे हमें पॉजिटिव का बनाना, तो इसी साइड नहीं रहने देंगे, इस साइड लेके आएंगे इसको। ठीक है, इस साइड लेके आएंगे तो 7y पॉजिटिव का, 10 को इधर लेके आएंगे तो 10 इधर माइनस का। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये अब लास्ट स्टेज चल रही है 10th क्लास की, तो मुझे लगता है आपको आती होंगी। 10 इधर माइनस का और ये उधर जाएगा तो 7y प्लस का। अब क्या करना है, 7 इधर मल्टीप्लाई में 7, इसको इधर ले आएंगे डिवाइड में, 3x माइनस 10 डिवाइड बाई 7
इज इक्वल टू वाई। या फिर इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x डिवाइड बाई 7 माइनस 10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू वाई। और अगर कुछ सुधार करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे को 7 से, पर 7 से अगर मल्टीप्लाई करते तो इस साइड 7y आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो या इस तरीके से, ठीक है, ये भी बढ़िया है, ऊपर वाला भी इस तरीके से चाहो इस तरीके से और इस तरीके से, इन दोनों ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशियो कोफिशिएंट फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x is equal to 2x minus 2y is equal to 0 and 3 consistent or inconsistent, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है क्या करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो c तो इसमें 0 है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसमें a1 अपॉन a2। तो इसका a1 देखोगे x के आगे क्या कोफिशिएंट है 1, और 3x के आगे क्या इस वाली इक्वेशन में x के आगे क्या कोफिशिएंट है 3। तो इसको ऐसे कर लो, a1 ये इस तरीके से 1 अपॉन 3, पहले का तो ये हो गया, दूसरे का क्या है 2 अपॉन 4। अब 2 अपॉन 4 अब यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे के यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3 है, पता नहीं क्या, एक बार देख लेता हूँ, 2 अपॉन 3, ठीक है, 2 हाँ -2 इसका और 4 इसका, -2 अपॉन 4, -2 अपॉन 4। एक मिनट इरेजर से कर लेता हूँ, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 4, ये कट के आ सकता है -1/2, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको लिख देता हूँ, तो इसलिए ये क्या है कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग of an event is 3/7, what will the probability of happening, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार सही से समझते हैं, probability of happening of an event is 3/7, what will be the probability of not happening of that event। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 1 होती है, ठीक है। तो अगर इसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, अगर इसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, नॉन हैपनिंग की 1 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पता ही है सब कुछ मैंने समझा दी, यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करना है और कॉन्सेप्ट समझाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझाना, कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए होंगे, इनको सोल्व कैसे करना है आपको जल्दी जल्दी, और वो मुझे समझाना है। वैसे भी 1 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा आता है तो सॉल्यूशन इस टाइप से हो जाता है, 1 - 3/7 लिखा शायद, अगर नहीं लिखा तो एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 - 3/7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 3/7 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 3, इधर तो 3 का 3 रहेगा क्योंकि 7 से डिवाइड होके ये वही रहेगा, ये सब आता होगा आपको, तो 4/7, तो चाहो तो लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस इवेंट, हैपनिंग दिस इवेंट इज 4/7,
ठीक है, अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ही किया है मैंने, अच्छा ठीक है। तो अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ सही बड़ा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, दिख रहा होगा आपको अब। तो इसको समझ लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर्वाइवर, ठीक है, इसको थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, बड़ा करता हूँ। आई होप दिख रहा होगा अब। तो साइड में स्पेस काफ़ी कम बचेगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, वो तो हम साइड में कर ही लेंगे। तो ये है अब क्या है इसमें, क्या कह रहा है, छोड़ो चलो। आ सर्वाइवर वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर, एक मिनट जरूरत पड़ेगी इसकी, हाँ चलो कोई नहीं। हाइट ऑफ अ टावर, ही मेजर, ठीक है, a survivor want to find out the height of a tower, he measure angle A as 10 3/4, ठीक है, ये 3/4 है, ठीक है। अगर पेपर होंगे आपके पास तो ही आप सोल्व कर रहे होंगे, और सोल्व कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा 3/4, 10A = 3/4, ये है एंगल A, ये हमारा एंगल A हो गया। तो 3/4 यानी कि 10A दे रखा हमको 3/4। What is the height of tower if A is 40 मीटर, ये A भी दिया हुआ है 40 मीटर। फाइंड द बेस if A is 40 मीटर, एक मिनट इसको हटाऊं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। if A is 40 मीटर from the base as shown in the figure, ठीक है, A is 40 मीटर, यहाँ से बेस से जो है A 40 मीटर अवे है, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 मीटर है, ये साइड हमें निकालनी है। अब आपको पता है 10A = 3/4, और आपको ये भी पता होगा 10A = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर ही तो बन जाएगा इस एंगल के लिए, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लेते तो इसकी हाइट निकाल लेंगे, और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार साइड में थोड़ा सा करता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे इतना तो मैंने समझा ही दिया था कि 10A = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये 3/4 तो है ही है। तो 10A की जगह पे यहाँ पे लिख लो 3/4 = परपेंडिकुलर की हमें निकालना है परपेंडिकुलर, और बेस हमें पता है 40 है। बेस क्या है, वही डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये जो 40 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है यही तो बेस है, ये वाला, ठीक है, जहाँ से रेड लाइन गया है वही, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या करना है हमें, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो 3 × 40 / 4 = परपेंडिकुलर, डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में गया, यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10, तो 3 × 10 = परपेंडिकुलर, यानी कि 30 = परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लॉक कर ही देता हूँ मैं, नहीं तो बार बार दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ये है मीडियन फाइंड करनी है। अब मीडियन फाइंड करने का अगर फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है। अगर ये नंबर देख लेता हूँ, द मीडियन गिवन डेटा ऑब्जर्वेशन, अच्छा मीडियन दी हुई है, इन असेंडिंग ऑर्डर इज 27.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
अच्छा वैल्यू एक्स इसमें ये दिख रहे होंगे दो जगह पे, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो नंबर्स हमारे पास है वो ऑड है कि इवन है। तो देखते हैं 1 2 3, ये पूरा एक नंबर, 4, ये पूरा एक, 5 6 7 8, तो ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा क्या करना होता है इवन नंबर के लिए। इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारी मीडियन आ जाती है। अगर ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर में मतलब जैसे कि ये सारे नंबर मिला के 7 वगैरह होते हैं, तो बीच वाला टर्म जो एग्जैक्टली होता है वो हमें लेना होता है, ठीक है। तो ये है x+2 x+3। तो करते हैं इसको सोल्व। तो ये मैंने करा हुआ है, इस पे नंबर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करा हुआ है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब करते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर रहे हैं, तो देख लेता हूँ क्या है। 27.5 तो ये है मीडियन हमारी, और x+2 और x+3। तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का एवरेज, यानी कि x+2 प्लस x+3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 27.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 को इधर ही ले जाएं, 2 को इधर ही ले जाते हैं, तो 2 को इधर ही ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएगा 27 इंटू 27 2 जा 54, और इससे मल्टीप्लाई होकर ये 55 हो जाएगा। तो एक बार अगर नहीं आ रहा है किसी को समझ में तो करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जब एक्सरसाइज हुई थी तब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लो एक बार, चलो करवा देता हूँ। 200 को 275 को मल्टीप्लाई करोगे उससे 2 से, तो क्या आ जाएगा 550, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 550 का क्या बन जाएगा 55, तो यहाँ आ जाएगा 55, ठीक है। 2 इधर लेके मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि डिवाइड में था। 55 था, अब 2 और 3 प्लस होके ये हो जाएगा 2x, x और x प्लस होके 2x, 3 और 2 प्लस होके 5 इज इक्वल टू 55। अब 5 उधर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा माइनस का, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 55 माइनस 5, तो यानी कि 2x बराबर 50, यानी कि x बराबर 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25। तो ये यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो भाई 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा समझ में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर पूरी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बिल्कुल इसको मत देखना, अगर बहुत अच्छी नॉलेज नहीं, मतलब एवरेज नॉलेज नहीं है इसके बारे में, जो रेशियो का कंसेप्ट होता है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा नहीं, मैं बस आपको शॉर्टकट सबसे तरीका बता रहा हूँ, बस इसको याद कर लेना। अगर ये पूछा हो तो इसमें क्या कह रहा है, इफ लाइन सेगमेंट ए बी is to be divided in the ratio of 5:8 internally, we draw array x ax, ठीक है। एक बार मैं समझा ही देता हूँ। तो जैसे कि ये लाइन कोई ए बी है, ठीक है, टू बी डिवाइडेड इंटू 5:8 इंटरनली, ये 5:8 में 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसके इधर एक बार साफ ही करके दिखाऊं, चलो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ साफ आपको, ठीक है, साइड में बना के दिखाता हूँ इस चीज़ को। 5:8 इंटरनली वी ड्रॉ ax सच दैट एंगल BAX इज अ एक्यूट एंगल, ठीक है, BAX इज अ एक्यूट एंगल। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट टू वी लोकेट एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन रे AX, ठीक है, लोकेट एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इस चीज को समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ 12 समझा रहा हूँ, 12 लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं जो कि हमारे पास है ए बी, ठीक है। अब इस पे से रे खींचने के लिए कहा ए एक्स, तो ये एक्स हो गया पॉइंट और ये कोई रे होगी। ये एक एक्यूट एंगल है, कहा गया ऑलरेडी। तो पहले अब पीछे चलते हैं, ठीक है। तो बताया हुआ था इसको कोई पॉइंट है वो 5:8 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो इधर 5:8 है ना, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके के पॉइंट होंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अब ये इसको कितने में डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक छूट गया 13, ठीक है, 13 पे कर सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई हो। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये आपको कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं आता है तो बस सिंपली क्या करना है, जितने रेशियो में दे रखा है उतनों को दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। अगर आपको इसकी नॉलेज इसको पता है आपको, तो ये आपसे हो ही गया होगा। 5 + 8 = 13। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है 5 + 8। अगर आपको पेपर में ये सवाल आ रहा है तो आपको ज़्यादा अगर नहीं आता है तो 5 + 8 = 13, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इलॉजिकली है ये क्यों है, प्रूफ है, मतलब ये होता है ऐसे ही। ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली इसका बस ऐसे ही लगवा देते हैं कुछ कुछ, तो ऐसा नहीं है। पर इसका वो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, यहाँ पे 12 डाल देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को स्टेट कर दो, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको आता ही होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। नहीं आता तो मैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम समझा देता हूँ। स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 13 सॉल्यूशन, तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम in a right angle triangle the sum of टू स्मॉल साइड लिख लो, या परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस लिख लो। तो मैं टू स्मॉल साइड लिखूंगा, टू स्मॉल साइड, सॉरी पूरा छूट गया, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉल sides are equal to the square of larger side। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, h² = L² + B²। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसका और में एक क्वेश्चन है, तो और वाला भी यहीं साथ में करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है, इफ ABC इज ABC, ठीक है। यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। इफ ट्रायंगल ABC is similar to DEF,
ठीक है, देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, यहीं पे बना लेते हैं डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनके तीनों एंगल बराबर होंगे अगर सिमिलर हैं तो। साइड वाइड का रेशियो जो होता है बेपीटी पढ़ा होगा आपने, वो तो खैर पता ही होगा, पर एंगल तो सेम ही होंगे, एंगल इक्वल ही होंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एंगल में रेशियो निकलेगा, रेशियो बराबर होगा, नहीं, एंगल सेम ही होंगे, साइडों का रेशियो बराबर होगा तीनों का, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, ए इक्वल टू 45, तो ये हो गया 45, यानी कि यहाँ पे ए के सामने क्या डी, तो बी भी 45 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब लिखा है सी इक्वल टू 55, तो सी लिखा है 55, तो भैया एफ भी हो गया 55, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में सी लास्ट में एफ, इसलिए शुरू में डी, तो ए की जगह पे मैंने डी का करा था। अब क्या लिखा है, फाइंड द एंगल ई, एंगल ई फाइंड करना है, यानी कि ये वाला। तो सिंपल है भैया, इन दोनों को जोड़ो और 180 में से घटा दो, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 50 और 50 100, मतलब 45 और 55 100, क्योंकि वही इसका 5 उसका 5 इसमें लगा दो, तो इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 100। अब 100 को 180 में से माइनस कर दो, ठीक है, 100 को 180 में से माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 180 माइनस 100, वो नीचे कर देता हूँ, ठीक है, मैं, ताकि ध्यान रहे मुझे कि मैंने ये सोल्व करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझा दिए चीज़ आपको, उसके बाद सोल्व करवा देता हूँ नीचे। 180 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा 80, तो एंगल ई इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री होगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाद में। अब हमारे पास है 16 तक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो पार्ट सेकंड है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा अ बैग कंटेंट 6 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, ठीक है, एक मिनट इसको समझूं। अ बैग कंटेंट 6 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली ड्रॉन करी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ब्लू बॉल, ठीक है। अब सिंपल है, इसके लिए भी मैं क्या बार बार पेज करूं, ऊपर नीचे, दोनों जितने टोटल इवेंट कितने हो सकते थे, कितनी बॉल निकल सकती थी, टोटल बॉल कितनी थी उसमें, तो 11 बॉल थी भाई, 6 ये रेड वाली 5 ब्लू वाली, और ब्लू बॉल आई है, तो यानी कि कितनी ब्लू बॉल आ सकती है, ब्लू बॉल आई है तो मतलब कितनी ब्लू बॉल थी, तो भैया 5 थी, 5 ब्लू बॉल थी, तो 5 लिख दो। ऊपर वो इवेंट जितनी पॉसिबिलिटी होती उसकी, मतलब जितने नंबर थे उस तरीके की चीज़ों के, मतलब अगर कितने उस तरीके के नंबर, जैसे कि मैं पूछ लूँ 1 से 10 तक ऑड नंबर कितने हैं, तो 5 हैं, तो 5 है ना ऑड नंबर, तो यहाँ पे ब्लू बॉल निकली है, तो कितनी है ब्लू बॉल, 5 है, तो 5 ऊपर, और दोनों को जोड़ के जितना टोटल इवेंट हो सकते हैं, तो 11 में से कोई भी बॉल निकल सकती थी भाई, 11 बॉल थी ना, 11 में से कोई भी बॉल निकल सकती है, तो 11 नीचे, ठीक है, 11 नीचे, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया यहीं पे ही सोल्व। अब अगला देख लें, डाई इसी का और वाला है, मतलब इसी का ही है, ये आंसर इसका है, एक बार इसको एरो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू गेटिंग ऑड नंबर, चलो यही आ गया। अब ऑड नंबर कितने होते हैं, इसमें पहले नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब टोटल नंबर कितने हैं 6, तो नीचे तो पहले ही 6 आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसमें ऑड नंबर देखना है कितने, 1 2 3 ऑड नंबर है, तो 3 आ गया ऊपर। अब क्या है, अब इनको काट के 1/2 कर लो, जो कि आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर 1/2 है, ठीक है, काट के इनको 1/2 कर लो, बस इतना काम करना होता है। पॉसिबिलिटी में बहुत ईजी चैप्टर है, मैंने इसलिए अभी तक करवाया भी नहीं है, अभी तो मैंने सोचा लास्ट में करवाऊंगा, पर शायद हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, फिर भी मैंने जो कंसेप्ट जरूरी है वो मैंने आपको समझा दिया।
तो आगे क्या 15वां क्वेश्चन है भाई, इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13। अगर ये समझ में नहीं आते ना ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मेरे हिसाब से सबसे टफ पड़ती है बच्चों को, उसके वीडियो मेरे डले हुए हैं, उनको जाके देखो चैनल पे, वो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है, इनमें इतना कंसेप्ट होता नहीं है, बाकी वो छोटे मोटे क्वेश्चन जिनमें से 1-2 नंबर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से तो एक बड़ा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एंड में। ठीक है, और ये शायद केस बेस्ड स्टडी में भी काम आ सकती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें लिखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/7 देन फाइंड कोस थीटा। ठीक है, बड़े आराम से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है शायद, ये 15 है। ठीक है, 14 तो मैंने पॉसिबिलिटी का था, यहीं का यहीं करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ। 15 का सॉल्यूशन दिखेगा ही नहीं बच्चों को, 15 है ये सॉल्यूशन। राइटिंग थोड़ी सी खराब है ही भगवान की दुआ से, तो इसका तो कुछ उपाय है नहीं। क्या था, एक भूलने की आदत पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। 12/13 साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। वैसे साइन थीटा होता क्या है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यानी कि हमें पता गया हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो एक ट्रायंगल बना लो, ये बन गया हमारा। परपेंडिकुलर आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, और ये एंगल होगा थीटा, क्योंकि तभी ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो अब पांचवी साइड तुम निकालोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सॉरी पाइथागोरस ट्रिक से, इसका स्क्वायर यानी कि ऐसे करके निकालोगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, और माइनस ये बेस है, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से 144 और यहाँ से 169, यहाँ से 12 का 144 और यहाँ से 13 का 169। तो 169 में से 154 माइनस करोगे तो आएगा 25, और 25 आएगा तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये साइड 5 की होगी। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा साइन थीटा 12/13 है। तो अब कोस थीटा पूछा है। ठीक है, कोस थीटा लिख देते हैं, कोस थीटा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तब 5 लाना, ये नहीं डायरेक्ट कर देना। ठीक है, इससे तुम्हारा वो बढ़ेगा, पेपर में डायरेक्ट करना, अभी जब प्रैक्टिस करो तब पूरा करना। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो देख लो थीटा के हिसाब से इसका बेस क्या है 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 13, वही रहेगा। नीचे तो वैसे भी सेम ही आता है, तो ये आ जाएगा 5/13। ठीक है, इसको लास्ट में लिख देता हूँ दोबारा से, कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो बढ़ो अगले की तरफ, 16 क्वेश्चन। ठीक है, काफी तगड़ा सा लग रहा है ये तो। आप पेंडुलम इसको, तो आर्क लेंथ या आर्क जो भी होती है वो होती है वही है फॉर्मूला, तो 30/360, बस यहाँ पे 2 पाई मुझे लगाना है, 360 इंटू 2 पाई अब आर। ठीक है, आर कितने 17.6, एक बार देख लेता हूँ मैं ऊपर से, और वो जो पोर्शन है शायद ये क्वेश्चन बीच में गलत हो गया था, तभी इसका गड़बड़ वाला हटा दिया है, जो सही था वही डाला है मैंने, 17.6 ठीक है। सेवनटीन पॉइंट सिक्स आर। ठीक है, तो 1 मिनट इसको कर लेता हूँ, मेरे एज आर का 17.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये यहाँ से कट के 1/12 आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 से 2 कट जाएगा, 1/6, 7.6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। ठीक है, अब आर निकालना तो इनको इधर ले आओ, 6 जो नीचे है डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.6 इंटू
6 इंटू 7, ये 6 और ये 7 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू आर, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 2 से कट सकते हैं, तो इनको काट लेते हैं। यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 17.6 इंटू 3 इंटू 7 कर लेते हैं डायरेक्ट, 3 7 जा 21 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू आर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17.6 को 21 से, 6 1 जा 6, ये पूरा ऐसे ही आएगा, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 14 1 15, 1 कैरी और 1 3। तो ये कुछ आ जाएगा। राइटिंग कुछ साफ सी लगनी भी होगी इसमें, पर इनकी तो ज़रूरत भी नहीं है, होशियार बच्चे तो ये खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 369। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 369.6 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू आर। अब इसको देखें, इसमें क्या कर रखा है हमने, इसमें क्या किया हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो 11 3 जा 33, फिर 11 3 जा 33 और 6, ये डिवाइड हो रहा है। तो हम कर देते हैं इसको 11 3 जा, एक मिनट, 11 3 जा 33, ठीक है, 3 रह गया, फिर 11 3 जा 33, फिर 6 रह गया, पर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 11 3 6 9.6, 11 3 जा 33, 3 रह गया 39, 11 3 जा फिर 33, फिर 6 रह गया रिमाइंडर में, फिर यहाँ से 6 लिया है, तो पॉइंट के बाद का लिया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर वो 6 टाइम में चला जाएगा, तो ये आर आ जाएगा हमारा 33.6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 का एक पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया, और दूसरा और में क्वेश्चन, उसको भी अभी हम निकाल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल रेडियस 6 एंगल 60 डिग्री। तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पाई आर स्क्वायर वाला। तो इसमें और लिख के कर देता हूँ मैं उसको सोल्व। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पीछे वही फॉर्मूला, और एंगल में जो डिवीजन हो रहा है वो, थीटा यहाँ पे हमारा आ चुका है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर। इसको कर लेते थोड़ा ऊपर, 0 से, एक मिनट, 0 से 0 कट गया, तो ये बचा 6 डिवाइड बाई 36। अब तो बच्चे सोच रहे होंगे कि 36 को ही पूरे को क्यों नहीं काटा मैंने, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 जब ही आएगा यहाँ पे 36, इस 36 से इसको पूरा ही काट लिया मैंने। ठीक है, अब हमारा बच गया है 6 पाई मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वो देख लेता हूँ क्या आएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक बार इसको वैसे भी करवा दूँ बिना उसके भी। 6 सेंटीमीटर, 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जितने भी पाई है, मतलब क्या है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जो कि आ जाएगा आपका, पॉइंट में अगर निकालना चाहो तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 1 13 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसको डिवाइड करना चाहो तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 2 रह गया, 7 2 जा 14, तो 6 रह गया,
7 3 जा, इस तरीके का कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के क्वेश्चन आपको देखने हैं, जो कि हमने पिछले पेज पे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन 7 से आज डिस्कस किया हमने, तो क्वेश्चन 7 से पहले अगर 6 का सोल्यूशन देखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो इसके आगे ये जो है सेक्शन सेकंड में, जो कि हमारी केस बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर इनको आप वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब मेरी वीडियो इसकी डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। इसमें क्या कह रहा है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एंगल 30 डिग्री, ठीक है। डिस्क्राइब एन आर्क, आर्क क्या है ये, 70.6 सेंटीमीटर लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो बताइए ये क्या होता है, 30 डिग्री का एंगल होगा, टोटल कितना होता है 2 पाई आर, तो 33/360 इंटू आर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक बार कर लेता हूँ मैं, कहाँ पे है, 15 16, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन। ये बार बार भूल जाता हूँ मैं, क्या